ओके, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत शुरू की थी। एक बार रिवाइज करते हुए फिर से चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, और ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का दास था। और इसने सत्ता जब स्टार्ट करी थी भारत में, जो पहली बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है या मुस्लिम सत्ता की स्थापना भारत में होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली जो है सुल्तान की उपाधि इसलिए नहीं धारण करता है क्योंकि वो स्वयं सुल्तान नहीं होता है। स्वयं सुल्तान नहीं होता है, दास होता है, तो वो सिपह सालार, सिर्फ अपने आप को सिपह सालार की उपाधि धारण करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो दिल्ली को अपना केंद्र बना के शासन नहीं करता है, वो लाहौर को ही अपनी सत्ता का केंद्र बनाता है। तो देखिए, गुलाम वंश का रिवीजन करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। हम लोगों ने कल बात करी थी लास्ट टाइम पे कि 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर शासन करता है, यानी कि 4 साल करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल सिर्फ 4 साल तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसके द्वारा स्थापित वंश जो है गुलाम वंश कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया और अपनी राजधानी लाहौर बनाया। हम लोगों ने बात करी थी, राजधानी इसकी लाहौर थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन पहला जो शासक है उसकी राजधानी दिल्ली नहीं है, उसकी राजधानी लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली मुख्य राजधानी नहीं होती है, लाहौर ही राजधानी रहती, सत्ता वहीं से चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिंहासन रूढ़ होते हुए मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। हम लोगों ने बात करी थी कि इसने सुल्तान की उपाधि इसलिए धारण नहीं करी क्योंकि ये सुल्तान था ही नहीं, ये मोहम्मद गौरी का दास था, इसलिए इसने मलिक और सिपह सालार जैसी उपाधियां धारण करी। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी क्योंकि ये अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था, यह दास मानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता था। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी क्योंकि इसको कुरान याद थी, इसलिए इसे कुरान खां कहा जाता था, यानी कि कुरान का सुरीला पाठ करता था। कुरान याद होने के कारण इसे कुरान खां कहा जाता था। एक मिनट। कुरान कंठस्थ होने के कारण इसे कुरान खां कहा जाता था। ऐबक अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहलाता था। लाखों का दानी, यानी कि लाखों का दानी इसलिए कहलाता था क्योंकि लाख बख्श उपाधि थी, दानी बहुत था, और इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। फरिश्ता के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय किसी दानशील व्यक्ति ने ऐबक की उपाधि दी थी। दानशील होने के कारण दिल्ली में इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन की मस्जिद का निर्माण करवाया। ध्यान दीजिए, कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद बनवाई, और वहीं पर आपको पता है उसी मस्जिद के बाहर जो है अजान के लिए उसने कुतुब मीनार भी बनवाई थी।
तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित चौहान कालीन किला ए राय पिथौरा नामक दुर्ग के निकट एक शहर का निर्माण करवाया, जिसे दिल्ली के 7 शहरों में पहला शहर कहा जाता है, किला ए राय पिथौरा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ध्यान रखिएगा, इनके याद में कुतुब मीनार बनवाई थी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आपसे सवाल पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी, इतिहासकार है हसन निजामी, ये रहता था, हसन निजामी रहता था और फखरुद्दीन भी रहते थे। हसन निजामी की रचना है ताज उल मासिर, एक किताब इन्होंने लिखी है हसन निजामी ने, ताज उल मासिर। ताज उल मासिर ये हसन निजामी की किताब है, कभी कभी पूछी जाती है। ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को 1197 में अहिल्यावाड़ के युद्ध के दौरान खरीदा था, यानी कि इल्तुतमिश भी खरीदा हुआ दास है। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए 1210 में लाहौर में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में है, ध्यान दीजिएगा, इनके मकबरे पूछे जाते हैं, इनका मकबरा भी लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। आराम शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिससे 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत की जो केंद्र है, राजधानी है, वो लाहौर स्थापित करी। लाहौर से ही सत्ता उसने चलाई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दानी होने के कारण लाख बख्श कहलाता था। कुतुबुद्दीन ने मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुरान याद होने के कारण उसे कुरान खां भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई और दिल्ली में ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। अब आ जाइए इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से 1236। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। अभी आपने देखा था कि उसने खरीदा था इसे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे वो बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश का पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके माता पिता मध्य एशिया के इलबरी कबीले के तुर्क थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ध्यान रखिएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था उसने। इल्तुतमिश 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। क्या है एकता प्रणाली?
इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था स्थापित की। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना, यानी कि इनके सबॉर्डिनेट्स होते थे, उनको एक लैंड एरिया दिया जाता था, उस एरिया को वो जो है वेतन के रूप में उपयोग करते थे। इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए थे, हमने आपको बताया था शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी का टंका था और तांबे का जीतल हुआ करता था। ये शुद्ध अरबी पैटर्न पर जो है, और इसने दिल्ली में टकसाल भी स्थापित करी थी, यानी टकसाल का मतलब है जहां सिक्के ढाले जाते हैं। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इसने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का भी निर्माण कराया, जो रिकत शैली में बना भारत का पहला मकबरा है। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, यानी कि गुंबद निर्माण की शुरुआत करवाई। उसने सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज-ए खास शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया, जिसे हौज-ए खास कहा जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाया। इल्तुतमिश ने बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया, यानी कि दिल्ली का सूबा बना दिया। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर जीता। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर जीता और परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश की सेना हमसे कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश के काल में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये आक्रमण जो है इल्तुतमिश के दरबार पे तो हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश इससे बच गया था। इल्तुतमिश के दरबार में निजाम उल मुल्क जुनैदी रहता था, जो प्रसिद्ध विद्वान था। इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम मिनहाज उस सिराज था, जिसने तबकाते नासिरी ग्रंथ लिखा है। इसका दरबारी कौन था? मिनहाज उस सिराज, जिसने ग्रंथ कौन सा लिखा था? तबकात ए नासिरी। इल्तुतमिश बयाना पर आक्रमण कर जाते समय इल्तुतमिश रोगग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण 30 अप्रैल 1936 की इसकी डेथ हो जाती है। रजिया सुल्तान, भारत की पहला महिला शासिका। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि इल्तुतमिश ने इस्लाम के खिलाफ जाके, इस्लाम में परंपरा नहीं थी, और इस्लाम के खिलाफ जाके उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली की शासिका बनती है। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अपना अमीर ए आखू रसोशाला का हेड नियुक्त किया। रजिया ने मलिक हसन गौरी को सेनापति पर नियुक्त किया। रजिया सुल्तान चूंकि महिला थी, इसलिए तुर्के चहलगानी के लोग इसको पसंद नहीं करते थे और इसके सामने तमाम चैलेंजेस थे। रजिया ने 1240 में तबर हिंद के इख्तियार भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए तबर हिंद गई, यानी कि 1240 में। 1240 में तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी, रजिया को बंदी बना लिया और दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को बैठा दिया, यानी कि रजिया सुल्तान की 1240 में हत्या कर दी गई और इल्तुतमिश के जो तीसरे पुत्र है बहराम शाह, जो रजिया सुल्तान से द्वेष रखता था, उसको बनाया गया। रजिया ने दिल्ली की सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए तबर हिंद के इख्तियार भटिंडा के जो सूबेदार था जो भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया, ये बहुत ताकतवर था, तो उसने क्या किया, इसी से शादी कर ली। रजिया ने साम्राज्य में शांति स्थापित की और अमीरों को अपनी आज्ञा मनवाई। रजिया ने न्याय का प्रतीक लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय की अपील की तथा जन समर्थन से ही गद्दी पर बैठी। रजिया पर्दा प्रथा नहीं करती थी, पर्दा प्रथा त्याग कर और पुरुषों की तरह
चोंगा या काबा पहनकर, टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाती थी और ये इस्लाम में बिल्कुल वर्जित था। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल के नेता निजामुल मुल्क जुनैदी था। रजिया का शासनकाल मात्र 3.5 वर्ष का था, 1236 से 1240 का। ठीक है, तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका है। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। मिनहाजुस हिंद के अनुसार महान शासिका, बुद्धिमान, ईमानदार और न्याय करने वाली, प्रजापालक, युद्ध प्रिय थी। रजिया सुल्तान के पतन के कारण थे तुर्की गुलामों सरदारों की महत्वाकांक्षाएं। रजिया के प्रथम कारण उसका स्त्री होना था और शासन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं लिया था उसने। अब आता है जो महत्वपूर्ण शासक है, वो है दिल्ली का बलबन। बचपन में बलबन को मंगोल उठाकर ले गए और गजनी ले जाकर उन्होंने बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले आए। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे खासदार का पद दिया था। रजिया के शासनकाल में वह अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था। रजिया के बाद उसका भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। बहराम शाह के शासनकाल में उसे अमीर आखूर नियुक्त किया गया, यानी कि बलबन को अश्वशाला का मुखिया बना दिया गया। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा। मसूद शाह के शासनकाल में बलबन की शक्ति बढ़ना स्टार्ट हो गई। बलबन ने अपनी शक्ति बढ़ाना स्टार्ट किया। बलबन ने मसूद शाह को कैद करके कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन महमूद के समय में सुल्तान और तुर्की सरदारों में जो सख्त संघर्ष चल रहा था वो खत्म हो गया। नासिरुद्दीन एक शांतिप्रिय शासक था। वह खाली समय में कुरान की आयतें लिखा करता था। नासिरुद्दीन ने अपने शासनकाल की बागडोर बलबन को सौंप दी थी और उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद जो शासक था उसके समय में बलबन भले ही सुल्तान नहीं था, लेकिन सुल्तान की सभी शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं करता था। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी थी। नासिरुद्दीन के समय में बलबन 1256 में मंगोलों के नेता हलाकू खां से समझौता करके पंजाब में शांति स्थापित करता है। इब्न बतूता की रचना रेहला के अनुसार बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। बलबन ने स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का घोषित किया। हमने लास्ट टाइम पे जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात करी थी कि उस समय सबसे श्रेष्ठ वंश फारसी वंश था अफरासियाब, और उसने बलबन ने अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित किया। मिनहाजुस सिराज हिंद ने अपनी रचना तबकाते नासरी में नासिरुद्दीन को, यानी कि जो इसकी किताब है तबकाते नासरी, वो नासिरुद्दीन को समर्पित है। नासिरुद्दीन कौन है? शासक है जिसके काल में बलबन शासक का ही जो है शासक के पावर का प्रयोग करता है। 1265 में बलबन सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 तक रहा। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद की गरिमा कायम की और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा का प्रबंध किया। जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था, बलबन ने उसे नष्ट कर दिया, क्योंकि उन अमीरों का सत्ता में दखल बहुत अधिक था और इल्तुतमिश निरंकुश शासन चाहता था। हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्की चहलगानी या चालीसा दल को बलबन द्वारा समाप्त कर दिया गया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जिसने सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया था। हमने बताया कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में यह नासिरुद्दीन महमूद बहुत सीधा शासक था। वो कुरान की आयतें लिखा करता था और उस समय शासन के सभी पावर बलबन के हाथ में थे और बलबन सुल्तान ना रहकर भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया करता था।
यह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किए हैं। वह कुरान के नियमों का शासन व्यवस्था का आधार मानता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसने क्या कहा था, इसने अपने पद को, जो शासन का पद है, उसे जिल्ले लाह कहा था, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को घोषित किया था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी कि इसने कठोर राज नियम कानून लागू किए। बलबन ने कहा, सुल्तान का पद ईश्वर के समान होता है तथा सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। उसके अनुसार राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती, यानी कि वो अपने आप को जिल्ले लाह और अपने पद को नियाबत एक खुदाई कहा करता था। उसने अब स्वयं को जिल्ले लाह घोषित किया था। बलबन ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के बाद उसने जिल्ले लाही घोषित किया, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। वह शासक वर्ग में उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था। उसको छोटी जाति के लोगों को देखकर बहुत क्रोध आता था। बलबन कहता था कि जब मैं किसी छोटी जात के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, अर्थात बहुत गुस्सा आता है। कल हम लोगों लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि बलबन स्वयं बहुत निम्न कुल में पैदा हुआ था, लेकिन निम्न कुल में पैदा होने के कारण उसको यह टीस थी कि हम अपने आप को किसी श्रेष्ठ वंश से संबंधित करें। इसलिए उसने फारसी, जो सबसे बड़ा वंश है फारस में, अफरासियाब वंश से संबंधित किया था। उसने बलबन दरबार में संपूर्ण वेशभूषा के साथ उपस्थित होता। उसने दरबारी शिष्टाचारों को कठोरता से लागू किया। उसके दरबार में ना तो कोई हंसता था ना तो कोई मुस्कुराता था। तो समझ लो क्या है, ये उत्तर कोरिया का शासक है। उसके समय में दरबारियों का शराब पीना भी निषेध था। बलबन ने ईरानी परंपराओं के अनुसार कई परंपराएं आरंभ करवाई, जिसे सिजदा कहलाता है। सिजदा भूमि पर लेट कर अभिवादन करना, जमीन पर लेट जाओ, दरबार में आ रहे हो और अभिवादन करना इस तरीके से, और पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना, जैसी परंपरा सिजदा और पैबोस लागू करवाई, जिनका उद्देश्य साफ तौर पर सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। बलबन ने फारसी रहन सहन की परंपराओं को भी अपनाया। उसने अपने पौत्रों के नाम भी फारसी सम्राटों की तरह कैकुबात, कैखुसरो आदि रखे, यानी कि हमने बताया कि जो फारसी अफरासियाब वंश है उसी वंश के अनुसार अपने पौत्रों के नाम कैमुस, कैकुबात, कैखुसरो जैसे रखे। बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज मनाया जाता था। नौरोज उसने शुरू करवाया था, इसकी शुरुआत बलबन ने ही करवाई थी। नौरोज ईरानी त्योहार था, यानी कि अफरासियाब वंश के शासक ईरानी त्योहार नौरोज मनाते थे, तो ये भी अपने आप को उसी वंश से संबंधित मानता था, इसलिए ये भी नौरोज मनाता था। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा दिया था। 1285 में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, यानी कि बलबन का बेटा मंगोल आक्रमण में मारा गया। उसने अपने पुत्र की मृत्यु का बलबन को बहुत गहरा आघात लगा। शीघ्र ही 1 वर्ष के अंदर बलबन की भी 1286 में मृत्यु हो जाती है। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष नवरोज का त्योहार मनाता था। बलबन ने अपने आप को जिल्ले लाह घोषित किया। बलबन ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने तुर्क के चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलबन ने इक्तेदारी प्रथा में सुधार किया। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार मानता था। तुगरिल खां बंगाल में बलबन के काल में विद्रोह किया था। बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। अब अगला एक वंश स्टार्ट होता है जिसे खिलजी वंश कहा जाता है। 1290 में शमसुद्दीन कैमुस, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता है।
खिलजी थे कौन? भारत में आने से पूर्व यह जाति अफगानिस्तान के उन भागों में निवास करती थी जिसे खिलजी कहा जाता था, इसलिए ये लोग खिलजी कहलाए। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की उम्र में 1290 में दिल्ली का शासक बनता है। सुल्तान बनने से पहले ये बुलंदशहर का इक्तेदार था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखड़ी के महल में हुआ। कैकुबाद कौन है? बलबन का उत्तराधिकारी है। उसने अपनी राजधानी किलोखड़ी को ही कुछ दिन के लिए किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा और राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। खिलजी नीति का जो है उसने प्रजा की बातों को सबसे प्राथमिकता दी। जलालुद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जलालुद्दीन खिलजी उदार शासक था, वह हिंदुओं के प्रति भी सहिष्णु हुआ करता था। इसने अपने एक विरोधी मलिक छज्जू, जिसने कड़ा में विद्रोह कर दिया था, तो स्वयं को वहां का सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन ने इसे हराया किंतु इसे माफ कर दिया, यानी कि मलिक छज्जू ने के विरोध करने के बावजूद भी इसने उसे माफ कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला, जो ईरान से आया हुआ फकीर था, इसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और लेकिन इसको हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सीदी मौला को पैरों के नीचे कुचलवा दिया। जलालुद्दीन खिलजी के काल में चंगेज खां के नाती उलुग खां ने अपने 4000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और उसने मंगोलों को पराजित किया। उसके शासनकाल में दिल्ली में जो मंगोल बसे आकर उन्हें नवीन मुसलमान कहा गया और इन्हें बसाया गया, उसे मंगोलपुरी कहा गया। फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी उलुग खां से कर दी और नवीन मुसलमानों के लिए रहने के लिए मुगलपुर यानी कि मंगोलपुरी नामक बस्ती बसवाई। जलालुद्दीन खिलजी के समय में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से की। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसके समय में दक्षिण भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण होता है और मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी करता है और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करता है। जलालुद्दीन के काल में मुसलमानों का दक्षिण में देवगिरी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में पहला आक्रमण होता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इख्तियारुद्दीन खुद ने जलालुद्दीन का सर काट उसकी हत्या कर दी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें यह है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इसकी अगवानी करने के लिए, इसको बधाई देने के लिए कड़ा मानिकपुर गया था, जहां पर गले मिलते समय अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी नामक प्रख्यात व्यक्ति भी रहते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या है। जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार था। कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार भी था, यहीं पर उसकी हत्या भी की गई थी, इसने अपने चाचा को मारा था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था, अली गुरसप था। अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन था जो फिरोज खिलजी का भाई था। शासक बनने पर उसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके समस्त परिवार के सदस्यों को मार दिया। बलबनी तथा जलाली अमीरों को जड़ से नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत में साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ, यानी कि साम्राज्य को बढ़ाने का प्रक्रिया स्टार्ट हुई। वह प्रारंभ से ही शासी महत्वाकांक्षी था। जब वह कड़ा का सूबेदार था तभी उसने 1292 में मालवा पर आक्रमण कर भिलसा नगर को लूटा था, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठे कर ली थी। अमीर खुसरो
के खजाए मुल्फतूत के अनुसार अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि का मतलब सिकंदर जैसा। सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, इसलिए वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। ऐसे ही भारत में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था, जो पूरे भारत, संपूर्ण भारत को पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और उसने एक नवीन धर्म प्रारंभ करने का मन बनाया था, किंतु दिल्ली का एक कोतवाल था, उसने उसकी सलाह पर, अताउल मुल्क की सलाह पर यह विचार त्याग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजयों के माध्यम से तमाम क्षेत्र जीतता है, एक नया धर्म शुरू करना चाहता था, लेकिन धर्म, अताउल मुल्क एक कोतवाल थे दिल्ली के, उनके सलाह पर उसने कहा ये सब आपके बस की बात नहीं है। विजय और शत्रुओं को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना अकबर से की जा सकती। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी देखिए कहां कहां आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। मंगोल पूरे दिल्ली सल्तनत के काल में आक्रमण भारत पर करते हैं, कभी सफल हो जाते हैं, कभी नहीं सफल होते। उसने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लौह और रक्त की नीति का पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण 1298 पे गुजरात में किया, और इस आक्रमण में के लिए उसने उसने ये जो आक्रमण किया था, उसके आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां कर रहा था। तारीख मासूमी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जैसलमेर पर आक्रमण किया था। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को घेरा डाला, और राजपूताना में अलाउद्दीन के सबसे महत्वपूर्ण विजय चित्तौड़ थी। चित्तौड़ जो है पूरे मध्यकाल में न जीता जा सका। 1300 से 1303 के इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। अमीर खुसरो इसका दरबारी था। चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य वहां के शासक राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी थी, जो एक अपूर्व सुंदरी थी, उसे प्राप्त करना था। उसे चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। हमने बताया था कि ये अपने चाचा के टाइम पे पहली बार दक्षिण भारत में आक्रमण करता है, तो इसको दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। तो ये अपने शासनकाल में भी दक्षिण भारत को विजित करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करता है, इसको एक हिजड़ा मिलता है गुजरात में, और वो धीरे धीरे इनका सेनापति बन जाता है, इतना ताकतवर होता है। तो उसी के नेतृत्व में फिर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की विजय करता है। दक्षिण में अलाउद्दीन के अभियान का संचालन मलिक काफूर ने किया। मलिक काफूर ही हिजड़ा है। दक्षिण में मलिक काफूर का पहला अभियान ये बेसिकली है कैम्बे कैम्बे या खंभात से इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, और ये धीरे धीरे बहुत नजदीक आ गया अलाउद्दीन खिलजी के, और ये बहुत ताकतवर था, तो इसको सेनापति बना दिया, और इसी के इसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में आक्रमण किया गया। दक्षिण में अलाउद्दीन का अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर द्वारा किया गया। दक्षिण में मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध था। ध्यान दीजिए, ये वही शासक है जिसको अलाउद्दीन खिलजी पराजित करके गया है। रामचंद्र देव के विरुद्ध हुआ। मलिक काफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। ध्यान दीजिए, यहीं से कोहिनूर हीरा की कहानी स्टार्ट होती। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा भेंट किया। कहते हैं कि वो स्वयं अपने गले में लोहे की जंजीर डालकर इसके सामने आत्मसमर्पण करने आया था, और उसको जो है कोहिनूर हीरा दिया, जिसे मलिक काफूर लाके अलाउद्दीन खिलजी को देता है, जिसे मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है।
दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान रामचंद्र देव के उत्तराधिकारी सिंघल देव के विरुद्ध था। यानी कि दक्षिण भारत जाता है, दक्षिण भारत में 2-3 शासक राजाओं को पराजित करके फिर वापस आ जाता है। अमीर खुसरो बरनी के अनुसार अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत निरंकुशता, धर्म और राजनीति को अलग अलग करना था, साम्राज्यवाद से प्रेरित था। अलाउद्दीन खिलजी ने जातिवादी नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। बाजार नीति इसकी बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सेना को अपने मजबूत बनाना चाहता था, क्योंकि बिना सेना के ये साम्राज्य अपना नहीं बढ़ा सकता था, विजय नहीं कर सकता था। इसलिए सेना को मजबूत बनाने के लिए इसने क्या किया, अपनी जो है टैक्सेशन सिस्टम बहुत तगड़ा लगाया। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार प्रणाली में सुधार करने वाला पहला शासक कहा जाता है। उसने वस्तुओं के मूल्यों को लंबे समय तक स्थिर रखा, यानी कि मूल्यों का निर्धारण कर दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली में इसने मंडी, जहां अनाज का व्यापार किया जाता था, सराय ए अदल, जहां कपड़ों का व्यापार किया जाता था, मंडी मतलब अनाज का व्यापार, सराय ए अदल मतलब जहां कपड़ों का व्यापार किया जाता था, घोड़े, दास तथा मवेशी बाजार तथा सामान्य बाजार की व्यवस्था की। यानी कि उसने सारी बाजारें अलग कर दी, कहाँ पे जो है अनाज बिकेगा, कहाँ पे कपड़ा बिकेगा, कहाँ पे घोड़े बिकेंगे, कहाँ पे मवेशी बिकेंगे, सब व्यवस्था कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम शासक था जो बहुत बड़ी सेना रखना चाहता था। उसकी सेना थी बहुत बड़ी, 4,75,000 घोड़ा अश्वारोही थे, और वो सैनिकों को नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन के सैनिक 1,000 की टुकड़ी, 100 की टुकड़ी और 10 की टुकड़ियों में बटे होते थे, जिनके प्रमुख को खान, 1,000 की टुकड़ी के जो मुखिया है वो खान, 100 की टुकड़ी का जो मुखिया है वो अमीर सिपाही सालार कहा जाता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की तथा सैनिकों की हुलिया रखने की परंपरा चलाई। वह प्रत्येक सैनिक को 234 टंका प्रतिवर्ष देता था। घोड़े को दागने का प्रथा इसलिए चलाई क्योंकि सैनिक एक ही घोड़े को 2 बार लिखवा कर ज्यादा पैसा ले लेते थे। अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप में संगठित करने का प्रयास किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता था। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में सुधार किए, मकान पर और चराई पर कर लगाए, हाउस टैक्स और जो चारागाह कर है उसने ये टैक्स भी लगाया। इसने गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र पर कर में वृद्धि कर किसानों से उपज का 50% लगान वसूल किया, 1/2। दिल्ली सल्तनत में 2 ही ऐसे सुल्तान हैं जिसने टैक्स आधा हिस्सा उपज का वसूला। पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, 1/2 यानी कि आधा, उत्पादन का आधा हिस्सा टैक्स। युद्ध से प्राप्त सामग्री जिसे गनीमा या खुम्स कहा जाता था, ध्यान दीजिए, जो युद्ध में लूट का धन प्राप्त होता था उसको खुम्स कहा जाता था। खुम्स ये एक प्रकार का टैक्स था। तो इसके पहले के जो शासक थे ये लूट के धन का 20% लेते थे, लेकिन इसने कहा 20% हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 80% और सैनिक लेंगे 20%। तो देखिए, युद्ध से प्राप्त सामग्री जिसे खुम्स कहा जाता था उसको राज्य के लिए 80% तथा सैनिकों के लिए 20% निर्धारित किया। इससे पहले खुम्स राज्य के लिए 20% और सैनिकों के लिए 80% होता था। यानी कि जो कहीं अभियान होता है, अगर उसमें लूट में धन प्राप्त होता है सैनिकों को, तो सैनिक पहले 20% हिस्सा राज्य को दे देते थे और 80% हिस्सा अपने पास रखते थे। इसे खुम्स कहा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यह व्यवस्था पलट दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सैनिकों का हिस्सा 20% होगा जबकि राज्य का हिस्सा 80%। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर्मचारी नियुक्त किए। गुप्तचर विभाग का अधिकारी जिसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था, यानी कि इसने गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की। दूसरा हरकार्य जिसे शहर में नियुक्त किया गया था। तीसरा मुनिया कहलाता था। ये इसके बरीद और मुनिया ये इसके जो
गुप्तचर विभाग के कर्मचारी थे। अलाउद्दीन ने लगान वसूली के कार्यों के दोषों को दूर करने के लिए नवीन विभाग दीवान ए मुख्तगराज की स्थापना करी। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था प्रारंभ की और राशनिंग प्रणाली स्टार्ट की। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हौज खास, जमात खास मस्जिद बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने यामिन उल खिलाफत अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की, अमीर ए तुनुक की उपाधि धारण की, सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर सानी ही पूछा जाता है, सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। उसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चारावाह जैसी उपाधियां भी ग्रहण की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 3 जनवरी 1316 को जलोदर ड्रॉपसी के कारण हो गई थी। अब है अगला शासक है मुबारक शाह खिलजी, और ये खिलजी वंश का अंत भी हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक कफूर अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र उमर को गद्दी पर बैठाता है। 6 वर्ष के बच्चे से तो शासन चलता नहीं, तो वास्तविक बागडोर मलिक काफूर के हाथों में ही थी। इसके साथ ही मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की विधवा से शादी भी कर ली थी। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की विधवा से शादी कर ली थी। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्रों खिज्र खां और सादी खां, ये खिज्र खां है और ये सादी खां है, को अंधा करवाकर उनकी माता मलिका ए जहां के साथ ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। अलाउद्दीन के एक अन्य पुत्र मुबारक शाह को सीरी के किले में कैद करवा दिया था। सीरी का किला इसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, परंतु मुबारक खान ने मलिक काफूर को मरवा डाला। मुबारक खान ने मलिक काफूर को मरवा डाला और उसको मरवा डाला, उसको अंधा करवाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। इसके पश्चात मुबारक खां, कुतुबुद्दीन मुबारक खां खिलजी 13 अप्रैल 1316 में 16-17 वर्ष की आयु में शासक बना। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और मुबारक खां के नाम से गद्दी पर बैठा। ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खान ने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, उसको हटवा दिया। इसने जागीर व्यवस्था को पुनः लागू करवाया, परंतु यह बहुत विलासी प्रवृत्ति का शासक था। कभी कभी वह स्त्री की वेशभूषा में दरबार में आता था। यहाँ तक वह कुछ समकालीन लेखकों के अनुसार वह निर्वस्त्र होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। खुसरो खां इसके बाद 1320 में मुबारक खां खिलजी की हत्या कर दी और अब ये खुसरो खां आ गया। खुसरो शाह मूलतः गुजराती हिंदू बरादू जात का व्यक्ति था, जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना था। इसने पैगंबर की उपाधि धारण की, इसने स्वयं को पैगंबर घोषित किया और इस्लाम खतरे में है इसका नारा लगाया और खुतबे में अपना नाम पढ़वाया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक द्वारा करवा दी गई, जो उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था। ध्यान रखिएगा, गाजी मलिक द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए हजारों स्तंभ वाले सीरी के किले में प्रवेश कर दिल्ली का तख्त का मालिक बना और इस तरह खिलजी वंश का अंत हो गया। अब आएगा गाजी मलिक, और यही गाजी मलिक नए वंश की स्थापना करेगा और उस वंश को कहा जाएगा तुगलक वंश। गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। यह उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था।
गाजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का संहारक, जो धर्म नहीं मानते उनकी हत्या करने वाला। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह तीसरा वंश था। गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश और उसके बाद में ये तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन के पुत्र का नाम जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक था, जिससे उलूग खां की उपाधि दी गई। अभी यही आगे शासक बनेगा। परिस्था के अनुसार गाजी मलिक के पिता कुतलुक गाजी थे। बाद में कुतलुक शब्द अपभ्रंश होते हुए तुगलक हो गया। ये अपने नाम के आगे तुगलक लिखने लगे। गयासुद्दीन तुगलक दिन में 2 बार सुबह शाम दरबार लगाता था। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। यानी कि जो गाजी मलिक है, जो तुगलक वंश का शासक है, वो पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में सिंचाई के लिए नहरों के बनाने की शुरुआत करी। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। गयासुद्दीन तुगलक ने असैनिक पदाधिकारियों को जागीर देने की प्रथा को पुनः शुरू किया। अमीर खुसरो के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक एक विद्वान शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में आय के निम्न स्रोत थे: जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ये जो है ये खराज है, खराज और खुम्स। जजिया जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, गैर मुसलमानों के लिए सिक्योरिटी टैक्स लिया जाता था। बेसिकली मुस्लिम साम्राज्य में रहने के सुरक्षित रहने का टैक्स होता था। ज़कात मुसलमानों द्वारा एक टैक्स होता था जो मुसलमानों से लिया जाता था। खराज भी जो टैक्स लिया जाता था। और खुम्स लूट में प्राप्त एक धन था। उस्र ये एक जो है एग्रीकल्चर टैक्स हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का प्रसिद्ध चिश्ती से संत निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। हम लोग लास्ट टाइम पे बात किए थे। जब वह बंगाल विजय अभियान पर गया तब वहां से लौटते वक्त तुगलकी फरमान भिजवाया। इसीलिए इस फरमान को तुगलकी फरमान कहते हैं कि मेरे दिल्ली में पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनुस दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और संयोग कुछ ऐसा रहा कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले सुल्तान जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी की छत गिर जाने के कारण सुल्तान की मृत्यु हो गई और वह दिल्ली नहीं पहुंच पाया। इसीलिए कहा जाता है दिल्ली अभी दूर है। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां का षड्यंत्र था। गयासुद्दीन तुगलक को उसके ही द्वारा बनवाए गए तुगलकाबाद में कब्र में दफना दिया गया। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था और इसी के नाम पर जौनपुर शहर बाद में बसेगा। इसने उलूग खां की उपाधि धारण की। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञाओं में जोड़ा गया, जैसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा व परोपकारी। मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इसकी पर्सनालिटी में, तो इसलिए ये जो शासक है ये विवादित है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। दिल्ली सल्तनत के विद्वानों ने मोहम्मद बिन तुगलक में को सबसे विलक्षण व्यक्ति माना। राजमुंदरी के अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा जाता है, दुनिया का खान कहा जाता है, जबकि ये जो है सन की शासक माना जाता है। यह अरबी फारसी का महान विद्वान था। ज्ञान विज्ञान विभिन्न विधाओं में जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागलों का बादशाह या इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा जाता है। यानी कि
इसे विद्वान भी और मूर्ख भी कहा जाता है। एल्फिंस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के अनुसार इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाला शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। ये पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मुइजुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया और बहराइच भी गया, और बहराइच में भी सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आया। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो बहराइच की दरगाह पर चादर चढ़ाने आया था। इब्न बतूता जो अफ्रीका से आया था उसका मोहम्मद बिन तुगलक ने खूब स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया, अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री है और इसने एक पुस्तक लिखी है रेहला, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, और ये इसके दरबार में आया था। इसने इसे काजी बनाया और इसे चीन में अपना दूत बनाकर भेजा। इब्न बतूता ने इसके बारे में कहा है कि सुल्तान की सबसे बड़ी विशेषता दानशीलता और दयालुता है। उसने बताया बड़ा दानी और दयालु व्यक्ति है, यह धर्म सहिष्णु शासक है। यह पहला ऐसा सुल्तान है जिसने हिंदुओं के सभी धार्मिक त्योहारों होली दशहरा आदि में हिस्सा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक लोगों के प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करते समय जाति धर्म उच्च निम्न नहीं देखता था तथा वह योग्यता के आधार पर नियुक्ति करता था। इसके दरबार में जैन धर्म के दो प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर और जिन प्रभा सूरी भी रहते थे। इसने इंसाए मेहरू नामक पुस्तक की रचना की, यानी कि इंसाए मेहरू नामक पुस्तक इसने खुद लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की वजह से उसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। इसकी जितनी योजनाएं हैं वो सभी असफल रही, इसलिए कभी कभी इसे बुद्धिमान और कभी कभी इसे मूर्ख कहा जाता है। इसकी सबसे पहली योजना थी राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थापित कर दी, दौलताबाद स्थापित कर दी तथा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। उसकी राजधानी परिवर्तन की योजना विवाद का विषय मानी जाती है। इसके बारे में दो मत है। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया, जबकि इब्न बतूता ने अपनी रचना रेहला में बताया है कि दिल्ली वासी सुल्तान को अक्सर गाली भरे पत्र लिखते थे, इसलिए उनको दंडित करने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन किया, सजा देने के लिए राजधानी परिवर्तन किया, किंतु उसकी यह योजना असफल रही। बाद में उसने देवगिरी से राजधानी दिल्ली पुनः स्थानांतरित कर ली और इससे दिल्ली की प्रतिष्ठा कम हुई और प्रशासन तंत्र के साथ राजकोष पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। यानी कि अपनी राजधानी उसने चेंज की। तो राजधानी चेंज करने के कारण है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सेंटर में थी और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को वो दंडित करना चाहता था। दूसरी असफल योजना है सांकेतिक मुद्रा जारी करना। उस समय चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का जीतल चलता था। उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी के अभाव का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी कर दी। यह मुद्रा किस धातु की थी, यह एक विवाद का विषय है। बर्नी से तांबे का, फरिश्ता पीतल का और कांसे का बताता है। जहां अन्य सिक्कों पर अरबी भाषा में अभिलेख खुदे होते थे, वहीं सांकेतिक मुद्रा अरबी भाषा दोनों भाषाओं में अभिलेख खुदे होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ये योजना स्टार्ट की थी, जो ये इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, इसके पीछे क्या था? चीन के कुबलई खां और ईरान के गैताखू खां के द्वारा सांकेतिक मुद्रा पहले चलाई जा चुकी थी, तो इसने इसी शासकों की योजना को एडाप्ट करके एक नई योजना तो चलाई जा चुकी थी। इसमें कुबलई खां की योजना सफल रही थी और सांकेतिक मुद्रा जिसने जारी किया था वो चाऊ थी। टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार और ब्राउन ने इसे इतिहास का सबसे चालाक राजा कहा था। अब ये भी योजना इसकी असफल हो जाती। सांकेतिक मुद्रा जारी करने से हर घर में मुद्रा छपने लगी, इसलिए
इन्फ्लेशन, इतना तगड़ा इन्फ्लेशन आ गया जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो इसकी ये भी योजना सफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान क्षेत्र में, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, उसमें विजय अभियान की योजना बनाई। यह समय से पहले असफल हो गई। यहाँ पर विद्रोह चल रहा था, ये वहां जाकर कब्जा करना चाहते थे, तथा इसके जाने से पहले वहां सुलह हो गई और इनकी योजना असफल हो गई। इसकी एक योजना 1333-34 में कराचिल अभियान थी, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विरोधी शरण लेते थे। इसकी वजह से सीमावर्ती क्षेत्र असुरक्षित हो जाते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार कराचिल कुल्लू तथा कांगड़ा के मध्य था, कुछ विद्वानों के अनुसार गढ़वाल और कुमायूं के बीच का क्षेत्र था, और सही समय का चयन न होने के कारण यह योजना भी असफल हो गई। कहने का मतलब है, इसने भयंकर ठंडी में, जब पहाड़ियों पर भयंकर ठंडी होती है, उस समय इसने सेना को आदेश दिया आक्रमण करने के लिए, इसलिए सेना आधी तो ठंड में ही मर गई। तो इसकी ये भी योजना असफल हो जाती है। अगली योजना क्या है? दोआब में टैक्स में वृद्धि कर दी। दोआब में सूखा और अकाल पड़ गया था। जिस समय अकाल और सूखा पड़ा, उसी समय इसने क्या किया? टैक्स में वृद्धि कर दी। तो कोई भी शासक होता है, जब किसी प्रकार की आपदा होती है, उस समय टैक्स कम कर देता है, लेकिन इसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए। और क्या किया इसने? मोहम्मद तुगलक ने कुएं खोदने, बीज और हल खरीदने के लिए कृषि ऋण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग बनाया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगान के रूप में 1/2 भाग, यानी कि हमने बताया था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो शासक हैं जिन्होंने टैक्स 1/2 भाग वसूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अपने पिता और मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपला बांध, बिजली महल और तुगलकाबाद के समीप एक आदिलाबाद नामक दुर्ग बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक शेख फरीदुद्दीन शंकर एक गज के पौत्र शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। उसने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया। इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए क्या होता है। सिंध के क्षेत्र में विद्रोह का दमन करते समय मोहम्मद बिन तुगलक की बीमार पड़ गया और 1391 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यानी कितना विवादित था कि जो है बदायूनी उसके बारे में ये लिखता है। अब देखिए योजनाएं क्या है। 5 योजनाओं का उल्लेख है और ये योजनाएं असफल रहती है। दोआब में टैक्स की वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि उस समय की गई जब दोआब में अकाल पड़ गया। लगान वसूल करने अधिकारियों ने कठोरता से लगान वसूल करने की कोशिश की, किसानों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में पहली बार किसानों ने खेती बंद की। अत्यधिक निर्दयता से विद्रोह का दमन किया गया। ये पहली योजना है। दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन नहीं हुई, राजधानी परिवर्तन की गई, दौलताबाद को नई राजधानी बनाया गया, साथ ही दिल्ली भी राजधानी बनी रही, लेकिन लोगों को समझौता बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद भेजा गया। उद्देश्य दूरस्थ दक्षिणी प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। समझौता मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए देवगिरी को केंद्र बनाया गया। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। देवगिरी जो है, देवगिरी दक्कन में इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया, क्योंकि अनेक विद्वान और संत जाकर वहां बस गए। विद्रोह के कारण शीघ्र दक्षिणी क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गए और देवगिरी को राजधानी बनाने का औचित्य समाप्त हो गया। पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया और लोगों के लौटने का आदेश दिया। इस प्रकार आने जाने में बहुत ज्यादा व्यय और कठिनाई का सामना हुआ। अब सांकेतिक मुद्रा जारी की। टैक्स वृद्धि, सांकेतिक राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा जारी करना और खुरासान और कराचिल अभियान, ये जितनी 5 योजनाएं हैं उसकी, ये 5 योजनाएं असफल हो जाती।
और इसीलिए इसके सनकी शासक कहते हैं। इसका बेटा है फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह इसका भतीजा है या बेटा कुछ है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ। इसके पिता का नाम रज्जब था। इसकी माता आबोहर के राजपूत भट्टी राजा शासक की पुत्री थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। एल्फिस्टन के अनुसार फिरोज शाह सल्तनत युग का अकबर था, यानी कि इसे एल्फिस्टन इतिहासकार एल्फिस्टन ने कहा है कि ये दिल्ली सल्तनत का अकबर है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद फिरोज शाह बहुत साधारण तरीके से दिल्ली सल्तनत का अधिकारी बना। फिरोज शाह का राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर ठट्टा में किया गया। फिरोज शाह ने मलिक मकबूल को खाने जहां की उपाधि प्रदान की, अपना प्रधानमंत्री बनाया। वह दासों का शौकीन था। इसके काल में दासों की संख्या करीब 1,80,000 थी। इसलिए उसने अपने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग स्थापित किया, जिसे दास विभाग कहा जाता है। फिरोज शाह की न्याय व्यवस्था इस्लामिक नियमों पर आधारित थी। वह केवल सुन्नी मुसलमानों को ही उच्च पद पर नियुक्त करता था। इसने तकाबी जो कृषि ऋण है उन्हें माफ कर दिया। फिरोज शाह ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, किंतु फिरोज शाह को दिल्ली में स्थित कोटला नगर बहुत पसंद था। फिरोज शाह कोटला जिसे कहा जाता है, इसने इसे यमुना नदी के किनारे स्वयं स्थापित करवाया। फिरोजाबाद दिल्ली के 7 शहरों में 5वां माना जाता है। तमाम शहर इसने बनवाए हैं। इसने मौर्यकालीन शासक के स्तंभ अभिलेख जो है, अशोक के अभिलेख है, मेरठ और टोपरा से प्राप्त किए और उन्हें दिल्ली में लाकर गड़वाया। फिरोज शाह के काल में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल को हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवा दिया। कुतुब मीनार अब 5 मंजिल की हो गई। 4 मंजिल की थी, 1 मंजिल टूट गई थी, तो उस मंजिल को भी बनवाया और 1 मंजिल और बनवा दी। सल्तनत कालीन शासकों में फिरोज शाह पहला शासक था जिसने 1373 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, यानी कि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया। इसने अद्दा और विख नामक आधे और 1/4 जीतल के तांबा चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। कुछ विद्वान मानते हैं ससगनी नामक सिक्का भी इसने चलाया। फिरोज शाह ने अपने समकालीन 24 कष्टदायक करों को हटा दिया और शरीयत द्वारा चलाए जाने वाले खाली 4 टैक्स लगाए, जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स। इसने दिल्ली के निकट दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल बनवाया। दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल बनवाया। फिरोज शाह ने खुम्स नामक शरीयत नीति का पालन किया और अलाउद्दीन खिलजी को हटाते उसने, अब देखिए जो फिरोज शाह है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, 20%, 80%, तो राज्य का अलाउद्दीन खिलजी ने 80% कर दिया था और सैनिकों का 20%। इसने पलट दिया। इसने कहा 20% राज्य का और 80% सैनिकों का खुम्स निर्धारित किया। ये टैक्स जो अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया था, तो इसने फिर से पलट दिया। 80% भाग पर सैनिकों का और 20% भाग राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक जाने वाली नहर भी शामिल है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासनकाल 1394 से 1412 है। इसके समय में मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिससे महमूद के समय में सुल्तान ए सर्क की उपाधि मिली। उसने जौनपुर में स्वतंत्र एक सर्की वंश की स्थापना की। जौनपुर में स्वतंत्र एक सर्की वंश की स्थापना की। नासिरुद्दीन महमूद के समय में पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। फिरोज शाह के अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन की सत्ता को चुनौती दी और तुगलक साम्राज्य 2 भागों में बंट गया। नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया से मंगोल नेता तैमूर ने आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। ध्यान दीजिए, जब तैमूर ने आक्रमण किया तो खिज्र खां उसका सपोर्ट कर रहा था।
आप देखिए, तैमूर ने दिल्ली को जीता, फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू, कांगड़ा को जीता। खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त कर देता है। खिज्र खां उसका सपोर्ट करता है और खिज्र खां को वो यहाँ का शासक नियुक्त करता है। खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना करता है और 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। क्यों? क्योंकि वो भी तैमूर के आक्रमण का, तैमूर का अधीन था। उसने रैयत आला की उपाधि धारण की, यानी कि तैमूर का अधीनस्थ घोषित किया। इस वंश का अगला शासक मुबारक खिलजी था, जिसके संरक्षण में रहकर याहिया बिन सरहंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना की। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए और पूर्ण रूप से वैधानिक शासन के रूप में शासन किया। इसने बठिंडा और दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दरबाया और खोखर जात के नेता जसरत शाह द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में सफल रहा। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की। जब इसे देखने जा रहा था तो वजीर सखरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू और मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। मुबारक शाह के बाद में उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1334 से 1444 तक है। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी। सैयद वंश का अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह था। आलम शाह ने अपने वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़कर बदायूं जाने के लिए कहा। आलम शाह के वजीर हामिद शाह ने दिल्ली पर का राज्य सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। सुल्तान आलम शाह की मृत्यु बदायूं में हुई। उसके साथ ही सैयद वंश का अंत हो गया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। इतना ही पूछा जाता है। लोदी वंश पूछा जाता है। लोदी वंश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोदी वंश अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला अफगान वंश बहलोल लोदी ने स्थापित किया। लोदी शासक अफगान जाति के थे, जिन्हें पठान कहा जाता था। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने ही की। बहलोल लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसका शासनकाल 1451 से 1489 तक था। दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वाला यह पहला अफगान शासक था। इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। इसने एक बहलूली नामक सिक्का भी चलाया। यह अपने अफगानी सरदारों को बहुत इज्जत करता था। वह अपने अफगानी सरदारों को मकसद आला कहता था। बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। बहलोल लोदी की मृत्यु जलाली के निकट हुई। इसका अंतिम अभियान ग्वालियर पर हुआ। अब आ जाइए सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली पर बैठा। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। इसका मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी, और इसने सिकंदर लोदी की उपाधि ली। सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए ये दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी का ये गुरुमुखी उप नाम से कविताएं लिखता था। फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी के काल में संगीत की पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना हुई। 1504 में उसने राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों को स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, 1504 में आगरा नगर की स्थापना करता है और 1506 में आगरा को ही भारत की राजधानी बनाता है। वहां पर उसने एक किले का निर्माण भी करवाया जो बाद में बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर है। 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को भारत की राजधानी घोषित किया। यह भूमि में गड़े खजाने में कोई हिस्सा नहीं लेता था। सिकंदर के समय ही नाप के लिए गज ए सिकंदरी प्रारंभ हुआ। पैमाना शुरू किया इसने, गज ए सिकंदरी। सिकंदर ने मुहर्रम और ताजिया निकलना बंद करवा दिए और मस्जिदों को सरकारी संस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ
फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। यह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु शासक था, सभी धर्मों को में संभाव नहीं रखता था। इसने ब्राह्मणों से जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। इसने एक बोधन नाम के ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र है। सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात लेना बंद कर दिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो जाती है। इसके बाद आता है इसका बेटा। सिकंदर के शासनकाल में देखिए क्या होता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1517 से 26 तक है। इब्राहिम लोदी अफगान सरकारों की सर्वसम्मति से सिंहासन पर बैठा। अफगानों की शासन व्यवस्था राजतंत्र न होकर कुलीन तंत्र थी। राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था। योग्यता के आधार पर सरदारों के सुल्तानों को चुने जाने का अधिकार था। राज्य विभाजन के फलस्वरूप उसके छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी सौंपी गई, परंतु इब्राहिम ने जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया। उसने लोहानी, फार्मूली, लोदी जातियों के शक्तिशाली सरदारों के वर्ग थे जो राज्य के अधिकारी वर्ग के थे। सब इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। इसी समय ग्वालियर अंतिम रूप से दिल्ली साम्राज्य में शामिल किया गया। इब्राहिम लोदी 1517 से 1518 के बीच में राणा सांगा के बीच घटौली का युद्ध हुआ। यानी कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में घटौली का युद्ध होता है। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है। यही दिल्ली सल्तनत का अंत है। लोदी वंश का खत्म हो जाता है, पराजित किया जाता है और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है। भारत पर मुगल वंश स्थापित होता है। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। लोदी वंश के पतन के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका हठी स्वभाव था। वह प्रथम सुल्तान था जो लोदी वंश का युद्ध स्थल में मारा गया। सुल्तान सिकंदर पहला अफगान था जिसने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बादशाह की भांति व्यवहार किया। अब देखिए ये है आपका, हम लोगों ने पढ़े जो शासक, उसमें देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग देखें, दिल्ली सल्तनत में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद जो सवाल पूछे, आपको क्या रिवीजन ज्यादा जो करना है जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को करना है और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं वो बलबन से पूछे जाते हैं। बलबन के बाद में गयासुद्दीन, सॉरी, बलबन के बाद में जलालुद्दीन खिलजी, और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर आप तुगलक वंश की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश से यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और लोदी वंश में सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अंतिम शासक है। इतने शासक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको रिवीजन करिए। ये अभी जो हमारे पास नोट्स है ये हम आपको तुरंत भेज दे रहे हैं और इसको दोबारा एक एक पॉइंट जो है इसका नोट कर लीजिए और 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार।
जरूरी यह है कि इसको ये अभी तुरंत रिवीजन कर लीजिए, आज ही के दिन में आप रिवीजन कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग फिर इस पर चर्चा कर लेंगे।